नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। वो जा रहा है इस देश का किसान, डूबते सूरज की तरह अपने कर्जे में डूबता। जिस तरह सूरज नहीं डूबता, धरती घूम जाती है, उसी तरह इसके कर्जे को मौत नहीं आती, इसकी चिता जल जाती है। लोग तो मरने के बाद मिट्टी में मिलते हैं, ये पैदा होते ही मिट्टी में मिल जाता है। किसने नहीं मारा इसे? कभी इंसान ने मारा, कभी भगवान ने मारा, और कभी धनवान ने मारा। इसका अन्नदाता ऊपर वाला नहीं, बल्कि वो साहूकार है जिसकी नीयत में किसान की बर्बादी है, और किसान चलते चलते अपनी बर्बादी के सामने आकर खड़ा हो जाता है। पिंजरा साहूकार के हाथ में है और उसके पंछी की भूख उसे अंगूठा उठाने पर मजबूर कर देती है। साहूकार जानता है कि इसी अंगूठे में किसान का घर बार, जमीन जायदाद सब कुछ छुपा हुआ है। नोट दिखाकर साहूकार ने किसान की मजबूरी का इस तरह मजाक उड़ाया, और किसान ने इसी मजाक को अपनी किस्मत समझा। मजबूर होकर अपनी बदकिस्मती को अपने ही हाथों से उठाया, और उसके बाद गौर से देखना दुनिया वालों, सदियों से चले आ रहे इस तमाशे को। गलती इसके अंगूठे की, लेकिन सजा इसकी उंगलियों को भी मिलेगी। कागज नहीं फटेगा, इसका हाथ कटेगा, ये चीखेगा, चिल्लाएगा और पुकार उठेगा, जीने दो, 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 जीने दो। तेरी ये हिम्मत कि तू हमसे 50 रुपए मांगे? हाँ? बस बहुत हो चुका ठाकुर। इसकी चीखों से पूरा गांव परेशान है। मैं पंचायत लेकर आया हूं। पूछ सकता हूं इस बेचारे का कसूर क्या है? इस हरामजादे ने मुझसे 500 रुपया बतौर कर्जा लिया था, और अब ये 50 रुपए और मांगने आया है, क्योंकि इसकी बीवी का बच्चा होने वाला है। इस हरामजादे की ये जुर्रत कि मुझसे 50 रुपए सीधा आकर मांगे। मैं इसकी खाल खींच के रख दूंगा। नहीं ठाकुर, तुम खाल नहीं खींचोगे। पंचायत यहां कुछ सोच समझ कर आई है, और हम फैसला किए बगैर यहां से नहीं जाएंगे। मैं मुखिया होने के नाते तुमसे कहता हूं कि गोपी से कहो कि नंदू के अंगूठे वाला कागज लाकर हमें दिखाए। हमें नंदू से कुछ सवाल पूछने। गोपी। जी ठाकुर साहब। नंदू के अंगूठे वाला कागज मुखिया को लाके दिखा दो। मुखिया जी, यह अंगूठा तुम्हारा है नंदू? जी मुखिया जी। तो इस कोरे कागज पर रकम क्यों नहीं लिखवाई? जानते हो कोरे कागज पर अंगूठा लगाने या दस्तखत करने का मतलब क्या होता है? अगर ठाकुर तुम्हारा गला दबा दे और इस कागज पर लिख दे कि तुमने खुदकुशी की है, तो कोई कानून ठाकुर का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अब बोलो, पंचायत के सामने फैसला हो रहा है। तुम ठाकुर को अपना घर बार, जमीन जायदाद देते हो या नहीं? मैं सब कुछ ठाकुर साहब को देने को तैयार हूं। बस मुखिया जी, मुझे यहां से आजाद करवा दो। क्यों फाड़ा तुमने ये कागज? मैं नहीं मानता तुम्हारे इस फैसले को। नहीं चाहिए मुझे इसका घर बार, इसकी जमीन जायदाद। मुझे इसको इसी तरह जिंदगी भर गुलाम बना के रखना है। माफ करिए ठाकुर साहब, नंदू के अंगूठे वाला कागज तो फट चुका है, फैसला हो चुका है, और फिर पंचायत का फैसला तो सरकार तक नहीं बदल सकती। आप और मैं चीज ही क्या है। चलो नंदू। जिन हाथों से तूने नंदू के कागज को फाड़ा है मुखिया, उन हाथों को मैं इस कदर जला दूंगा कि उनसे तो अपने आंसू भी नहीं पहुंच पाएगा। सीने में शोले, आंखों में पानी, ये हम किसानों की है कहानी।
सीने में शोले आंखों में पानी, ये हम किसानों की है कहानी। सीने में शोले आंखों में पानी, ये हम किसानों की है कहानी। सीने में शोले आंखों में पानी, ये हम किसानों की है कहानी। अपने सरों पे है गम का साया, आंधी चली कभी तूफान आया। अपने सरों पे है गम का साया, आंधी चली कभी तूफान आया। हमने सही है हम पे गिरी है, हमने सही है हम पे गिरी है। जितनी बलाएं हैं आसमानी, ये हम किसानों की है कहानी। सीने में शोले आंखों में पानी, ये हम किसानों की है। बंजर जमीनों पे हल चलाया, मिट्टी से हमने सोना उगाया। बंजर जमीनों पे हल चलाया, मिट्टी से हमने सोना उगाया। सबको खिलाया भूखे रहे हम, सबको खिलाया भूखे रहे हम। मेहनत हमारी दौलत बेगानी, ये हम किसानों की है कहानी। सीने में शोले आंखों में पानी, ये हम किसानों की है कहानी। सीने में शोले आंखों में पानी, ये हम किसानों की है कहानी। सीने में शोले आंखों में पानी, ये हम किसानों की है कहानी। हरजाल, तुम्हारा बेटा पैदा हुआ है, लेकिन उसे पैदा करते वक्त तुम्हारी बीवी अर्दयाल, अभी तक तुमने अपने दूसरे बेटे को नहीं देखा। उसको क्या देखना,
जिसने आते ही मेरी दुनिया में अंधेरा कर दिया। बाबूजी, जैसे आप अपने हाथों से सूरज भैया को खिला रहे हैं, वैसे मुझे भी खिलाइए ना। क्या अपने आप खा। बेटा जल्दी खा, फिर तुझे पढ़ाई भी करनी है। इसमें कोई शक नहीं कि सूरज ने पहले नंबर पर आकर ना सिर्फ हमारे इलाके का नाम रोशन किया है, बल्कि इस इलाके के नक्शे पर हमारे गांव को एक ऊंचा स्थान दिया है। इसके लिए मैं मुखिया जी, सूरज के पिता हरदयाल जी को हार्दिक बधाई देता हूं और उन्हें मंच पर आने के लिए दरख्वास्त करता हूं। तू बैठा रहे। नमस्ते। बहुत बहुत बधाई हो। अक्सर ऐसा देखा गया है कि सूरज जैसा लायक और होनहार बच्चा सिर्फ इसलिए आगे नहीं बढ़ पाता कि उसके माता पिता में इतनी ताकत नहीं होती, इतनी क्षमता नहीं होती कि वो उसे किसी बड़े और अच्छे स्कूल में पढ़ा सकें। तो इसके लिए बस सिर्फ इतना कहूंगा कि गांव में चाहे मंदिर बने, धर्मशाला बने, या सूरज जैसा होनहार बेटा आगे पढ़ना चाहे, इन सब नेक कामों के लिए मेरे घर के दरवाजे हमेशा खुले। तालियां। आओ हरदयाल जी, आओ। किसानों का मुखिया और एक लायक बेटे का बाप हमारी हवेली में तशरीफ ला रहा है। इनका स्वागत किया जाए। ठाकुर साहब। अरे अरे अरे, ये क्या कर रहे हैं हरदयाल जी? ये आपको शोभा नहीं देता। उठिए उठिए। शंकर, कुर्सी लेके आओ। जी ठाकुर साहब। अरे फिर क्या हुआ? बैठिए बैठिए। शंकर, हरदयाल जी के लिए एक गिलास शरबत लेकर आओ। जी नहीं ठाकुर साहब, शरबत की कोई जरूरत नहीं है। जरूरत तो जहर पीने की भी नहीं होती हरदयाल जी, लेकिन किस्मत में लिखा हो तो पीना तो पड़ता ही है ना। कहिए कैसे आना हुआ? अगर आप सरकारी कागज पर कर्जे की रकम लिख दें तो जरूरतमंद आपके सामने है। हरदयाल जी, गोपी कागज पर लिख देता है और लेने वाला अंगूठा लगा देता है। मैं तो कागज को छूता तक नहीं। कहिए आपको कितने पैसे चाहिए? जी मुझे 10,000 रुपए चाहिए। मैं अपने बच्चे को बहुत बड़े स्कूल में दाखिल कराना चाहता हूँ। मैं मकान की रजिस्ट्री और जमीन के कागज साथ लाया हूँ। गोपी, हरदयाल जी के लिए 10,000 रुपए लेकर आओ। माफ कीजिए, पुरखों से चली आ रही रिवायत है, इसे मैं बदल नहीं सकता। इसकी भी क्या किस्मत है, कहीं तो हाथ इसे छूने के लिए तरस जाता है और कहीं ये जूते में पड़ा रुलता रहता है। बस 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 हमने जो करना चाहा था हो गया। याद है तुम्हें, एक बार तुमने नंदू से कहा था कि कोरे कागज पर लगा हुआ अंगूठा फांसी के फंदे के बराबर होता है। लो, आज हम तुम्हें तुम्हारे फांसी के फंदे के दर्शन करवा दें।
इस कोरे कागज पर आज तुमने अपना सब कुछ हमारे नाम लिख दिया है। तुम्हारी जमीन जायदाद पर अब हमारा हक होगा। अब हम तुमसे जो कुछ करवाना चाहेंगे तुम्हें करना होगा। आज के बाद तुम साहूकारी के पिंजरे के वो पंछी हो जो फड़फड़ा तो सकता है लेकिन कभी उड़ नहीं सकता। जाइए मुखिया जी और रेलगाड़ी की तरह हमारी पटड़ी पर उतर आइए। इस डिब्बे को ध्यान से रखना, इसमें गुड़ है। खाने के बाद थोड़ा सा खा लिया करना, लेकिन ज्यादा मत खाना, नहीं तो फोड़े निकल आएंगे। चल मैं तुझे तेरे मास्टर के पास नहीं बाबूजी, मैं यहाँ नहीं रहूंगा। मुझे अपने साथ घर ले चलो बाबूजी, मैं यहाँ नहीं रहूंगा। बेटे तू कहता था ना कि वहां तुझे कर्मा ठीक से पढ़ने नहीं देता, यहाँ तुझे कोई तंग नहीं करेगा। चल। लेकिन बाबूजी अब मैं कर्मा की शिकायत भी नहीं करूंगा, मुझे यहाँ से ले चलिए बाबूजी। बेटा मैं चाहता हूं कि तू पढ़ लिख कर डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, साहूकारी के सारे पन्ने पढ़कर मुझे सुनाए। तेरी माँ भी यही चाहती थी। अब अगर तू यहां नहीं रहेगा तो मेरे बच्चे, तेरा पढ़ा लिखा होना बहुत जरूरी है। क्यों फाड़ा था नंदू के अंगूठे वाला कागज? क्यों फाड़ा था? अब पता चलेगा तुम्हें कोरे कागज पर लगे अंगूठे की अहमियत क्या होती है। अब पता चलेगा तुम्हें। यहाँ मिर्ची और ईंटों की पिसाई एक साथ होती है। 1 किलो मिर्ची को आसानी से 2 किलो बना दिया जाता है। इसकी आदत डाल लो, वरना 100 कोड़ों की सजा एक साथ मिलेगी। उठ। यहाँ हमारे गुलाम अपना खून पसीना एक करके हमारे लिए गन्ने का रस निकालते हैं। वैसे तो अकेले आदमी से ये कोल्हू चलाना मुश्किल है, लेकिन देखते हैं कि आज तुम इसे अकेले चलाते हो या तुम्हारी मदद के लिए कोई आता है। ठाकुर साहब, ये हरजाल का लड़का हमको पत्थर मारता, हमको कहता तुम चोर हो, डाकू हो। गुलाम की औलाद और इतनी आजाद। चल अपने बाप के साथ काम कर। मैं ठाकुर का कोई काम नहीं करूंगा। तुम समझाओगे या मैं इसे समझाऊं? जब मैं इस ठाकुर का काम कर सकता हूं तो तू क्यों नहीं करेगा? नहीं करूंगा। तू नहीं करेगा? नहीं करूंगा। नहीं करेगा? नहीं करूंगा। नहीं करेगा? नहीं करूंगा, नहीं करूंगा, नहीं करूंगा। बस अब इससे ज्यादा और मैं इसे नहीं समझा सकता। ठाकुर साहब, आपको जो कुछ करवाना है मुझसे करवा लीजिए। तू हट जा एक तरफ। तेरा बाप आज तक करता आया है, देखता हूं तू कैसे नहीं करेगा। जितना मुश्किल है अपने हाथों से कुएं को उठाकर पानी पीना, उतना ही मुश्किल है कर्मवीर से काम करवाना। मुझसे काम करवाने की तमन्ना अपने दिल में लेके मरोगे ठाकुर। खामोश गुस्ताख। वो तमन्ना आज इसी वक्त यही पूरी करूंगा मैं। बनाओ इसे कोल्हू का बैल। ठाकुर, मैं तुमसे कितनी बार कह चुका हूं कि ये मेरा कोई नहीं है, मेरा इससे कोई रिश्ता नहीं है, कोई वास्ता नहीं है, तो तुम क्यों बार बार इसे मेरा काम करने के लिए मजबूर करते हो? सुन लिया ठाकुर, मैं इनका कुछ नहीं लगता। हट। इनका मेरा कोई रिश्ता नहीं। अब क्या काम करवाना चाहते थे तुम? अगर दोबारा धोखे से मुझे यहां बुलवाकर काम करवाने की कोशिश की तो तेरी धज्जियां उड़ा दूंगा। जिंदगी भर तेरा बोझा उठाता रहा मैं। अगर आज भी तेरा काम करूंगा तो कौन सा कहर टूट पड़ेगा? मुझे बता क्या करना है। कर दे अपने इस बेटे का खून अगर कर सकता है तो। बगावत से भरे हुए इस बेटे को पैदा करने का जिम्मेदार तू है। अरे चाचा, साबुन कहाँ पड़ा है? अरे वो सामने रखा। चाची, तेल कहाँ है? तेल अरे वो दीवार पर रखा है। अरे इतनी जल्दी भी क्या है? अरे चाचा, मेरा बाप आने वाला है, उसके आने से पहले मुझे नहाना है, खाना खाना है, घर से निकल जाना है।
अरे तेरा बाप क्या छूत की बीमारी है जिसके आने से पहले तुझे घर छोड़कर जाना जरूरी है? उल्टा सोच रहे हो चाचा जान। मेरे बाप के लिए मैं छूत की बीमारी हूँ, इसलिए उसके घर आने से पहले मुझे यहाँ से जाना है। लेकिन ये तो बता, जाना कहाँ है? इसे दफ्तर जाना है। बड़े साहब बहुत खुश है ना। डांट साहब को डर है कि कहीं दफ्तर जाने में से देरी ना हो जाए। चलो, अब इस घर में नहाना भी किस्मत में नहीं रहा। अरे चाची, खाना तो दे दो। अरे तू एक बात बता, तू इस घर में काम धंधा तो करता नहीं, रोटी किस बात की खाता है तू? इस घर में पैदा होने की कह दो कि ये झूठ है। हाँ, कह दो कि यतीम खाने से उठा कर लाए थे मुझे। पहले तो मैं इसकी बात करने का ढंग ठीक करता हूँ, इसकी बात का जवाब देता हूँ। पागलपन है यार। अगर खाद महंगी हो गई है तो उसका गुस्सा मुझ पर क्यों उतार रहे हो? अरे कर्मा, अरे छोड़ो चाचा, ये खाना खाना खाकर तो जा। उसका धंधा है, कोई नई बात थोड़ी है। ये कैसी नफरत है हरदयाल? जब तुम घर में होते हो तो वो नहीं होता, वो होता है तो तुम किसी न किसी बहाने घर से बाहर चले जाते हो। मेरी चौखट पर लगा मनहूसियत का दाग है ये। तो तुम यकीन करते हो ये कर्मे का आना ही कृष्णा भाभी का इस दुनिया से चले जाना था? मैं नहीं जानता रहमत, मैं नहीं जानता मैं इस बात का यकीन करता हूं या नहीं, लेकिन ऐसा होता मेरी आंखों ने देखा जरूर है। इसका मतलब कर्मा ठीक ही कहता है कि तुमने उसकी तरफ कभी ध्यान नहीं दिया, उसे पढ़ाया लिखाया नहीं। तुम सिर्फ कर्मे की बात क्यों करते हो? हर बच्चा बड़ा होकर अपने माँ बाप से यही कहता है। वो ये नहीं कहता कि मेरे माँ बाप ने मुझे पढ़ाना चाहा लेकिन मैं नहीं पढ़ सका। हम सब कर्मे की तरह अनपढ़ है रहमत, जो मंदिर में जाकर अपने गुनाहों की माफी मांगते हैं, सजा नहीं। और फिर तुम सिर्फ कर्मे की तरफ क्यों देख रहे हो? मेरा बड़ा बेटा सूरज भी तो है। मेरी कमीज के कितने कितने बटन टूट चुके हैं, वो इतनी दूर बैठा हुआ जानता है, लेकिन मैं अंदर से कितना टूट चुका हूं, वो इतनी पास बैठा कर्मा नहीं जानता। जानेगा भी कैसे? आंखों में आंखें डालकर इंसान एक दूसरे के दिलों में झांकता है, और यहां तो बाप बेटे ने एक दूसरे की तरफ देखा भी नहीं। खुदा पता नहीं कब वो दिन दिखाएगा जब तुम दोनों को एक थाली में खाते हुए देखूंगा। असली नाम तो मन्ने का है, इंस्पेक्टर हिम्मत सिंह, हिम्मत वाला। लेकिन जमाने की महंगाई की वजह से अपनी सारी हिम्मत हो गई फुर्र चूना लगा के। इंस्पेक्टर, लेकिन वर्दी तो तुमने हवलदार की पहन रखी है। लोगों की आंखों में तूल झोंकने के लिए ठाकुर, तूल झोंकने के लिए। जैसे मन्ने हर रात को मच्छरदानी लगाओ और खुद चारपाई के नीचे जाके सो जाओ। मच्छर सारी रात मच्छरदानी के आसपास मन्ने को काटने के चक्कर में घूमते रहते हैं और मन्ने आराम से चारपाई के नीचे सो जाता हूँ। इंस्पेक्टर हिम्मत को रिश्वत देके कोई उसका ईमान ना खरीद ले, इस वास्ते मन्ने हवलदार हिम्मत बन के घूमू। लेकिन तो तुम रिश्वत नहीं लेते? क्वेश्चन डजंट टेक बर्थ। अरे भाई, हमने तो तुमसे बहुत से काम करवाने हैं, रिश्वत तो तुम्हें लेनी पड़ेगी। गोपी, ठाकुर, मन्ने कभी पैसे को हाथ ना लगावे, मन्ने तो इसे चिमटी से उठावे। ठाकुर, इस वक्त मन्ने को तय का गोपी बैंक का मैनेजर लागे है। होना क्या था, कछुआ रेस जीत गया। कछुआ रेस जीत गया? कमाल करती हो। अगर खरगोश नींद में भी भागता ना तब भी रेस जीत जाता। नहीं नहीं, ये कैसे हो सकता है? खरगोश तो रास्ते में सो गया था, वो कैसे जीत सकता है? अरे मेरी पगली बहन, अगर तू मेरे साथ शर्त लगाकर दौड़े हाँ। और मैं तुझसे आगे निकल जाऊं तो क्या मैं रास्ते में सो जाऊंगा? कुछ भी हो, कछुआ जीता था। अरे मेरी गुड़िया, खरगोश जीता था। कछुआ जीता था। अरे खरगोश जीता था। ओफो, अब क्या हुआ? इस कहानी के चक्कर में तो मैं राखी बांधना ही भूल गई। चलो हाथ आगे बढ़ाओ। जुग जुग जिए मेरा भैया। अरे मेरी प्यारी बहन, तूने तो लाल चूड़ियां पहन रखी है। सोचता हूँ तुझे ऐसे ही उठाकर डोली में बकवास बंद। पैसे उधार करोगी? सिर्फ एक दिन का। हाँ, सिर्फ एक दिन का। मैं अभी आया।
इस बस्ती में बारिश की बजाय बच्चों की बरसात होती है। ए, अगर तुम लोगों ने आवाज निकाली तो किसी को कोई खिलौना नहीं मिलेगा। मुझे फुग्गा चाहिए। हाँ, 8 आने निकालो, 8 आने निकालो। क्या चाहिए तुमको? गुड़िया। गुड़िया? 8 आने निकालो। मुझे पोपट चाहिए। पोपट? पोपट। सावन का महीना पवन कड़े सोर, अरे जियारा झूमे ऐसे जैसे मन में नाचे चोर। ये साली ड्यूटी बड़ी अजीब है। खत्म ही ना हो गया चूना लगा के। आइडिया, घड़ी को 2 घंटे आगे कर लेता हूँ, ड्यूटी खुद ब खुद खत्म हो जाएगी। हेरा फेरी करने में टाइम थोड़ा लगता है चूना लगा के। ड्यूटी खत्म, ड्यूटी वाह खत्म। चंदा वाह, 50-50 पैसे के खिलौने बेचकर 25-30 रुपए इकट्ठा कर लिए और सारे खिलौने बिक गए। उफ़ो, इस बस्ती में आकर तो सर ही दुख जाता है। इतनी छोटी बस्ती और इतने सारे बच्चे। इसके पीछे भी एक राज है चूना लगा के, जो सिर्फ मैं जानू हूँ, क्योंकि पिछले 6 महीने से इस गांव में मैं सड़ रहा हूँ। नहीं नहीं नहीं, ड्यूटी दे रहा हूँ चूना लगा के। राज? कैसा राज? तय किसी को बताएगी तो नहीं चूना लगा के? नहीं। जरा पेड़ के पिछवाड़े आजा। उई, आजा आजा आजा। क्या है कि इस गांव के पिछवाड़े एक रेलवे लाइन है, जहाँ पे रात को ठीक 2 बजे एक सुपर फास्ट ट्रेन चिकती चलाती चले जावे है। ये है कि बच्चे तो सो जावे हैं, लेकिन माँ बाप उड़ जावे हैं, यानी कि फैमिली सोती रहेगी। फैमिली को बनाने वाले उड़ गए। लेकिन माँ बाप के उठ जाने से बच्चे ज्यादा होने का क्या ताल्लुक? अरे ताल्लुक है चूना लगा के। एक काम करना रानी, तू रात के ठीक 2 बजे खेतों के पिछवाड़े आ जाना। ट्रेन के जाने के बाद मैं तय को दिखा दूंगा कि तेरे खिलौनों की बिक्री के खातिर माँ बाप एक दूसरे के साथ क्या खिलवाड़ कर रहे हैं। ये आने के झिड़क दिन समझ गई समझ गई समझ गई। आगे मत बोल कांकू। बड़ी जल्दी समझाते हैं आके लोग। नहीं 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 नहीं, अभी कहाँ समझी, लेकिन बहुत जल्दी समझ जाएगी। हाथ ऊपर कर। पैसे नहीं है ना? जूते निकाल, जूते निकाल। चल बैठ। और पैसे हैं? वो हाथ दिखा। और पैसे हैं? झूठ बोलती सा। आहा। और है कि नहीं? तू बोलती क्यों नहीं? क्या? तूने फिर से मेरे सारे पैसे छीन लिए, कमीना कुत्ता बाजी। नहीं 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 नहीं, वो जो परसों तूने मुझे गाली दी थी ना, वो बहुत अच्छी थी। बदमाश। नहीं नहीं, ये क्या थी? लुच्चा। हाँ लुच्चा। इधर आ। तू मेरी खातिर घर से ऐसी गालियां सीख कर आया कर, नहीं तो मजा नहीं आता। नहीं तो मजा नहीं आता। घर में तू मेरे सारे पैसे लौटा दे, नहीं तो मैं हवलदार साहब को बुलाऊंगी। ठीक है, आज तू जहाँ जाएगा मैं भी वहीं जाऊंगी। तू मेरे पैसे तो जो भी खाएगा मैं भी वही खाऊंगी पीऊंगी। अच्छा, जो मैं खाऊंगा वही तू खाएगी? खाऊंगी। जो मैं पीऊंगा वही तू पिएगी? पीऊंगी। खा कसम मेरे बाप की। ये ले, तेरी ही जूती और तेरा हिस्सा। अब बता, तेरी और क्या सेवा की जाए? देखकर मैं एक लड़की हूँ, मैं तेरे कहने से दारू को पी ली। मैं तेरे हाथ जोड़ती हूँ, तू गाँव वालों को ये मत बताना कि मैंने दारू पी है, मगर मैं सबको बताऊंगी कि तूने मुझे पिलाई है। चिल्ला, और जोर से चिल्ला। जहाँ मेरे पैसे जाएंगे मैं वहीं जाऊंगी, जो तू खाएगा मैं वही खाऊंगी, जो तू पिएगा मैं वही पीऊंगी। हाँ? ये देख, थोड़े पैसे और बचे हैं, तू कहे तो बोतल का चौथा और ले आओ। बकवास बंद कर, मुझे कुछ सुनाई नहीं देता। अगर मैं मर गई तो मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। चुप, नाटकबाजी बंद कर। चल उतर नीचे, उतर।
अब थोड़ी देर बाद जब दिखाई देना बंद हो जाएगा ना, तो बीच सड़क पे बैठकर भीख मांग लेना। पता है कितनी गंदी जगह पे बैठी है तू? चलो खामखा पंगा ले लिया ऐसे पिलाकर। क्यों भाई हरदयाल, कुछ पता चला? कोई गेहूं के दाम लगाने आएगा या नहीं? अरे पूरे 5 दिन हो गए हैं सुनते सुनते कि इंस्पेक्टर साहब आ रहे हैं, इंस्पेक्टर साहब आ रहे हैं, लेकिन अभी तक तो पहुंचे नहीं। ऐसा लगता है जैसे अनाज पैदा करके हमने कोई बहुत बड़ा पाप किया है। मुझे तो पता चला है कि इंस्पेक्टर साहब यहीं कहीं मंडी में हैं। मंडी छोड़कर जाएंगे कहाँ? यही तो दिन है उनके खेलने के। ये खिलौने छोड़कर कहाँ जाएंगे? नंबर साहब। हाँ 125 लिख दे। इंस्पेक्टर साहब नमस्ते। 35 नंबर। 126 रुपए 50 पैसे लिख दे। हाँ जी। और ये लाल झंडी ठाकुर साहब की है जी। हाँ क्या गेहूं है? ठाकुर साहब का है जी। 182 लिख दे, जल्दी से जल्दी 182 लिख दे। साहब हमने ऐसा क्या गुनाह किया है जो हमें सरकार का पूरा भाव नहीं मिलता? तुम्हारा गुनाह ये है कि तुम किसान हो। लेकिन चले आते हैं, बहुत ज्यादा चाहिए। गोपी जी ठाकुर साहब। सबका अनाज आ गया? जी हाँ। जब अनाज तुल जाए तो आधा हिस्सा बतौर ब्याज हमारे गोदाम में पहुंचा देना। आप चिंता मत कीजिए ठाकुर साहब, सारे व्यापारी यहाँ बैठे हुए हैं, आपका ब्याज सबसे पहले कटेगा। अरे गिरधर, आज आटे का क्या भाव है? 2.5 रुपए किलो। 2.5 रुपए किलो। तो 1 क्विंटल आटे की बोरी का भाव कितना हुआ? 250 रुपए। नंदू, अभी कुछ देर पहले इस गेहूं का भाव 150 रुपए क्विंटल था। मंडी से चलकर राशन की दुकान तक पहुंचा तो इस आटे का भाव 250 रुपए क्विंटल हो गया। जिस दिन ये 100 रुपए की पिसाई हमारी समझ में आ गई, उस दिन हमारे दिन बदल जाएंगे। राम राम चाचा। राम राम। अरे अखबार वाले, कोई नतीजा निकला है क्या? एमएससी का नतीजा निकला है। अरे एमएससी का नतीजा? अरे मेरे सूरज का नतीजा निकला है। अखबार वाले, ये देखिए, इनकी रीढ़ की हड्डी यहाँ से टूटी हुई है। अब यो समझिए कि इनके कंधे सिर्फ इनके कमीज का बोझ ही सह सकते हैं, इसलिए मेहरबानी करके आप इन्हें भारी चीज उठाने मत देना, वरना ये हमेशा के लिए बिस्तर पकड़ लेंगे। लेकिन डॉक्टर साहब, फिलहाल मैंने कुछ दवाइयां लिख दी हैं, आप इन्हें बाजार से खरीद लें। ये लीजिए। नमस्ते डॉक्टर साहब। नमस्ते। सुना तुम्हें कर में डॉक्टर बाबू ने क्या कहा? अरे हाँ हाँ, सब सुन लिया। अरे जब सूरज का नतीजा निकला ही नहीं है तो फिर किसी दूसरे नतीजे के पीछे भागने की जरूरत क्या थी? अब तुम लोग मिलके संभालो उन्हें, मेरी तो कोई सुनता ही नहीं ना इस घर में। हे भगवान, हमारे सूरज को इतनी रोशनी देना कि वो बरसों से चले आ रहे अंधेरे को हमेशा हमेशा के लिए दूर कर सके। अरे रहमत देख, मेरे सूरज ने जो कहा था वो करके दिखाया है। सबसे ज्यादा नंबरों में पास हुआ है। अरे अखबार में फोटो छपा है उसका। अरे देख तो सही, बिना चश्मे के भी नजर आएगा। अरे ये तो वाकई वही है। खुर्शीद, देखो ये अपने सूरज की तस्वीर है। अरे भाई साहब, मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा, ये तो वाकई सूरज की तस्वीर है। अरे पूरे आसमान में अपने नाम की तरह चमका है रहमत। मैं तो पूरे गांव में लड्डू बांट के आता हुआ। अरे ये ले, तू भी ले। अरे लड्डू खा ले। अरे चाचा, अरे ओ चाचा, ये लड्डू लो। अरे ये किस बात के लड्डू बांट रहा है? अरे चाचा देखो, अपने सूरज का फोटो अखबार में है। तो पहले नंबर में पास हुआ है वो। अरे चाचा, जैसे मुझे पता चला तो मैंने अपनी जेब खाली की और सारे पैसों के लड्डू ले आया। अरे मुबारक हो। अरे चंदा, अरे तूने तो मुंह मिठाई नहीं किया। ये देख, आखिरी लड्डू है, तू खा ले। अरे सूरज का फोटो अखबार में छपा है, लड्डू खा रहे। वो पहले नंबर में पास हो गया, ले तू भी लड्डू खा। अरे अशोक भैया, खुश तो ऐसे हो रहा है कि लड़का जैसे डीसी लग गया। अरे डीसी भी लग जाएगा यार, अखबार में फोटो छपना कोई मामूली बात है? अरे पूरे गांव में ढिंडोरा पीटूंगा।
अरे नंदू, आज सूरज का अखबार में फोटो छपा है। अरे सबसे ज्यादा नंबर आए उसके। अरे सुन लिया नंदू भैया, सुन लिया। हमने तो लड्डू भी बांट दिए। अरे ठाकुर, अरे ठाकुर, हरदयाल, ठाकुर, ठाकुर, आज मैं बहुत खुश हूँ। मैं बहुत खुश हूँ ठाकुर। आज मैं भूल गया तेरे 15 साल के उठाए बोझे को। भूल गया कि किसी वक्त तेरे बोझे की वजह से मेरी कमर टूटी थी। आज मैं बहुत खुश हूँ। आज मेरा कोई दुश्मन नहीं। ले तू मुंह मीठा कर ठाकुर। अरे भाई मुंह भी मीठा कर लेंगे, पर खुशखबरी तो सुनाओ। अरे सुनाऊंगा नहीं ठाकुर, आज मैं खुशखबरी दिखाऊंगा। ये देख मेरे जिगर का टुकड़ा अखबार की छाती पर सीना तान के खड़ा है। देख ठाकुर मेरा सूरज, देख मेरा सूरज। Respected Principal Sahab, Professors and my dear friends, मेरी इस कामयाबी का हकदार मैं नहीं, बल्कि कोई और है जो मेरे सामने खड़े हैं, जिन्हें मैं देख सकता हूं, लेकिन आप नहीं देख सकते। और वो है मेरे बाबूजी। मैं एक गरीब किसान का बेटा हूं। मैं उस गरीब बाप का बेटा हूं जिसकी हिम्मत और मेहनत ने आज मुझे आप जैसे ऊंचे लोगों के बीच लाकर खड़ा कर दिया है। मुझे याद है वो दिन जब बाकी स्टूडेंट्स के माँ बाप बड़ी बड़ी गाड़ियों से उतरकर फीस जमा करवाने आया करते और मेरे बाबूजी रिक्शा से उतरकर उन्हीं बड़ी बड़ी गाड़ियों के बीच से छुपते छुपाते फीस जमा करवा कर ऐसे वापस चले जाते थे जैसे उनसे कोई पूछ ना ले कि वो मेरे क्या लगते। अब आप ही सोचिए, ऐसे बाप के लिए एक बेटा क्या क्या सोच सकता है और क्या क्या नहीं। सोने के जूते इसलिए पहनाना चाहता हूं क्योंकि फटे हुए जूते पहनकर दाखिल करवाने आए थे मुझे। अच्छे से अच्छा खाना खिलाना चाहता हूं क्योंकि खुद भूखे रहकर मेरी फीस जमा करवाई होगी। मखमली बिस्तर पर सुलाकर उनके पांव दबाना चाहता हूं, उनकी सेवा करना चाहता हूं। सूरज, सूरज। आई एम सॉरी, मैं कहीं खो गया था। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। बाबूजी से मिले हुए काफी दिन हो गए। मैं भी तुम्हारे साथ गांव जाऊंगी। पागल हो गई हो? शादी से पहले ससुराल जाओगी? तो क्या हुआ, बाबूजी के अलावा मुझे वहां जानता ही कौन है। मुझे एतराज नहीं है, अपने मम्मी डैडी से पूछ लो। भाई हमसे पूछने की जरूरत तो तब हो ना जब कभी हमने अपनी इकलौती बेटी की बात से इनकार किया हो। है इसकी पसंद तो अपनी पसंद क्यों? बिल्कुल। लेकिन सूरज बेटा, शाम होने से पहले सुजाता को घर वापस भेज देना। आप फिक्र मत कीजिए, शाम होने से पहले मैं सुजाता को घर पहुंचा दूंगा। ठीक है। मैं चलता हूँ, बाबूजी वेट कर रहे हैं। अच्छा, नमस्ते। अच्छा।
खेले आँख में चोलिया गोलियां 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 बोलियां ओए बोलियां बोलियां ओए बोलियां गोरी तेरी अखियां है या बंदूक की गोलियां बोलियां ओए बोलियां बोलियां सब खतरे की निशानियां जानिया ओए जानिया ऊपर से दिल साफ है तेरा अंदर बेईमानियां बेईमानियां अच्छा चलेगी लेकिन हो 10-15 सालियां बालियां ओए बालियां सालियों को छेड़ेगा तो खाएगा तू गालियां गोटियां ओए गोटियां रोटियां पका नहीं ते मारांगा मैं सोटियां हाँ सोटियां ओए बांसुटियां ओए कुड़िए बाबूजी 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 हरदयाल हरदयाल बाबूजी हरदयाल रमन चाचा क्या हुआ बाबूजी को? बेटे वो रावत बेटे तुम बाबूजी को संभालो, मैं पानी लेकर आता हूँ। घर में बाबूजी क्या तू भी नहीं जानता बाबूजी को क्या हुआ? इनकी कमर टूटी हुई चुप करवाओ इसे। डॉक्टर ने कहा था कि इनके कंधे इनकी कमीज का बोझ उठा सकते हैं और कुछ नहीं उठा सकते। कैसे टूटी इनकी कमर? एक्सीडेंट हुआ था। कैसा एक्सीडेंट? अरे बोझ उठा रहे थे। किसका बोझ? हर सवाल का जवाब मैं नहीं दे सकता, पूछ ले इनसे। बाबूजी कुछ नहीं।
बाबूजी क्या हुआ बाबूजी? कुछ नहीं बेटा। बेटे खाना खा लो। नहीं बाबूजी। बेटे इस तरह खाना नहीं छोड़ते, और फिर इतनी बड़ी बात नहीं है कि तू। बाबूजी मैंने कहा ना, मैं उस वक्त तक खाना नहीं खाऊंगा जब तक आप मुझे बता नहीं देते कि आपका एक्सीडेंट कैसे हुआ और क्यों हुआ, किसका बोझ उठाया था आपने बाबूजी। आप ये सब मुझसे क्यों छुपा रहे हैं? क्या मैं इस घर का कोई नहीं लगता? बेटे अगर तू इस घर का कोई नहीं लगता तो फिर ये घर भी किसी का नहीं। तो फिर आप बताते क्यों नहीं मुझे कि आपने किसकी मजदूरी की? देखिए बाबूजी, अगर आपने मुझे नहीं बताया तो मैं इस घर का पानी तक नहीं पीऊंगा। ये बात मुझसे शुरू हुई थी, लगता है मुझे ही खत्म करनी पड़ेगी। जब मैं कह चुका हूं कि मेरा तेरे साथ कोई रिश्ता नहीं, फिर तू कौन होता है इस घर के मामले में दखल देने वाला? ठीक है, तो मैं इस घर के दरवाजे के बाहर खड़ा होकर बता दूं सूरज भैया को कि ये घर जमीन के 12 फुट ऊपर ही नहीं बल्कि 24 फुट अंदर भी धंसा हुआ है। होश में आओ कर में। जानते हो तुम किससे बात कर रहे हो? 15 साल से यही जानने की कोशिश कर रहा हूं, 15 साल से। देख कर में देख, कहीं मुझे यकीन ना दिला देना कि मैं एक ही बेटे का बाप हूं। इसे बोलने दीजिए बाबूजी, इसका भी इस घर में उतना ही अधिकार है जितना हम सबका है। कर में बोल, तुझे कोई नहीं रोकेगा। 15 साल पहले तुम्हारी पढ़ाई के लिए ठाकुर साहब के पास जाकर 10,000 रुपए के लिए अपना हाथ कटवाया था बाबूजी ने। क्या ये बात झूठ है? पूछ इनसे, क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ? हाँ, ये झूठ बोल रहा है। ये सच कह रहा है बाबूजी, मैं जानता हूं ये सच कह रहा है। क्योंकि जब भी मैंने आपसे पूछने की कोशिश की कि मेरी पढ़ाई की फीस कहां से आती है, आपने हमेशा मेरी बात को टाल दिया, हमेशा मेरी बात को टाल दिया। आज पता चला कि मेरी पढ़ाई की खातिर आपने ठाकुर साहब की मजदूरी की, उनका बोझ उठाया। ये कमर मेरी किताबों के भार से टूटी है बाबूजी। मैंने आपकी कमर तोड़ी है बाबूजी, मेरी पढ़ाई ने आपकी कमर तोड़ी है। जिस दिन तू पैदा हुआ था, बदनसीबी ने उसी दिन मेरे घर में पांव रखा था, और उसका पहला सबूत मुझे तब मिला जब तेरी माँ तुझे पैदा करते ही चल बसी थी। मैं नहीं जानता था कि मेरी वफादार बीवी मुझे तेरे रूप में इतना बड़ा धोखा देगी। मतलब मैं अपनी माँ का कातिल हूं? मैंने मार डाला उसे? अरे वो बच्चा जब पैदा होते वक्त ये नहीं जानता कि वो किस घर में पैदा हो रहा है, वो ये नहीं जानता कि उसकी माँ का नाम क्या है। वो अपनी माँ का कातिल होता है ना बाबूजी? अगर ये हकीकत है बाबूजी, तो फिर मुझे या आप ही को क्यों? मैं ये हकीकत सारी दुनिया को बता देना चाहता हूं। सुनो गांव वालों, सुनो। मेरा बाप मुझसे इसलिए नफरत करता है क्योंकि मैं अपनी माँ का कातिल हूं। इसने मुझे इसलिए लिखाया पढ़ाया नहीं क्योंकि मुझे पैदा करने के बाद मेरी माँ मर गई। अरे वो बच्चा जिसे पैदा करते वक्त माँ मर जाती है, वो बच्चा अपनी माँ का कातिल होता है गांव वालों। कुत्ते, कमीने अपने बाप की बदनामी करता है, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। चल अंदर। राम और बाप को बदनाम करता है। घर में शर्म नहीं आती? बाप पे हाथ उठाता है। चल निकल यहां से बाबूजी। कौन? सूरज? भाई अखबारों में आकर तो तुमने हमारे गांव का नाम रोशन कर दिया। कहो, यहां कैसे आना हुआ? ठाकुर साहब, मेरे बाबूजी ने जो ब्लैंक स्टैम्प पेपर पर अंगूठा लगाकर आपसे कर्जा लिया था, उस अंगूठे वाले पेपर पर आप रकम लिख दीजिए। मैं आपके पाई पाई चुका देना चाहता हूं। देखो सूरज, तुम पढ़े लिखे आदमी हो, इस कोरे कागज की अहमियत अच्छी तरह जानते हो। हर आदमी का काम करने का अपना अपना ढंग होता है, अंदाज होता है। इस वक्त जो तुम मुझे कह रहे हो वो मैं कभी नहीं कर सकता। जो मैं कह रहा हूं वो आपको करना पड़ेगा ठाकुर साहब। नौकरी मिलते ही मैं आपका कर्जा चुका दूंगा, लेकिन उसके लिए मुझे रकम भी तो मालूम होनी चाहिए। ओ गोपी। हाँ जी। हरदयाल का पढ़ा लिखा लाडला शायद हमारे गांव के स्कूल में अध्यापक की नौकरी मांग रहा है। स्कूल की कमेटी से मेरी तरफ से इसकी सिफारिश कर देना। बैठे रहिए ठाकुर साहब, मैं यहां आपसे नौकरी की भीख मांगने नहीं आया हूं,
सीधी तरह से मेरे बाबूजी के अंगूठे वाले पेपर पर रकम लिख दीजिए, वरना टेढ़ी उंगली से घी निकालना मुझे भी आता है। अच्छा, फिर तो हम वो टेढ़ी उंगली जरूर देखना चाहेंगे। 15 साल से जिस बेईमानी से अनाज मंडी में भोले भाले किसानों का अनाज उड़ाते रहे हैं, उसे भी तो अपनी आंखों से देख लीजिए। यह है सरकारी 5 किलो का वजन, और ये आपके 6 किलो का वजन, जिस पर आपने 5 किलो की मोहर लगाई। बरखुरदार, हम चवन्नी को हथौड़ा मार के अठन्नी बना देते हैं, और वही अठन्नी बाजार में 1 रुपए के भाव बिकती है। जानते हो क्यों? क्योंकि हथौड़ा मारने वाले हम हैं। अगर मेरा कानूनी हथौड़ा आपकी उस चौवन्नी पे पड़ जाए तो आपकी चौवन्नी आपको थाली जितनी बड़ी नजर आएगी। अगर मैं आपकी इस बेईमानी को शहर के अखबारों में छपवा दूं तो, और अगर मैं उस अखबार के दफ्तर में आग लगवा दूं तो इसका मतलब है आप कानून का हर दरवाजा बंद कर सकते हैं। हम तुम्हारी सांसें भी बंद कर सकते हैं। ऐसा हरगिज मत करना ठाकुर साहब। मैं यहां आपको 2 बातें बताने आया हूं। पहली बात तो यह है कि अगर आपने ऐसा किया तो और दूसरी बात यह कि दूसरी गोली आपके दिमाग को चीरती हुई सामने की दीवार पर जाकर टकराएगी। खैर, किसी को कुछ ढूंढने की जरूरत नहीं है। मैं यहां ठाकुर साहब से झगड़ा करने नहीं आया हूं। मैंने जो कहना था कह दिया, फैसला आप पर। पढ़े लिखे भिखारी हो, इसलिए नाटकीय ढंग से भीख मांग रहे हो। गोपी जी साहब। हरदयाल के अंगूठे वाले कागज पर 1.5 लाख की रकम लिखकर उसके बेटे को दिखा दो। जी साहब। ये लीजिए पेपर। ठीक है ठाकुर साहब, नौकरी मिलती ही आपकी कर्जा अदायगी शुरू हो जाएगी, और आज के बाद मेरे बाबूजी आपकी हवेली में कभी काम करने नहीं आएंगे। गोपी जी साहब। अब समझ में आया कि किसान के बेटे को सिर्फ हल चलाना ही आना चाहिए और कुछ नहीं। शेरू। जी सरकार। सूरज शहर में नौकरी ढूंढने जाएगा। मुझे तो डर है कि किसी जीप या गाड़ी के नीचे ना आ जाए।
इस कोड़े से जो कहानी मैंने तेरे बदन पर लिखी है, वो शायद मेरे आदमियों को तेरे बेटे के बदन पर लिखनी नहीं आई। जाकर पढ़ा देना उसे। लेकिन ठाकुर, ये तो बता कि मेरे बेटे का कसूर क्या है? कसूर? हरामजादे, तेरे बेटे की पढ़ाई के लिए पैसा इसलिए दिया था ताकि वो आकर मुझे ही पढ़ाए, एक साहूकार को उसकी साहूकारी सिखाए। इस बार तो वो मेरे हाथों से बच गया, अगली बार नहीं बचेगा। अनजाने में मेरे बेटे से कोई भूल हो गई है तो उसके लिए उसे माफ कर दे ठाकुर। तू मुझे बता, मुझे क्या करना होगा? एक मौका तुझे और देता हूं हरदयाल, बचा ले अगर अपने बेटे को बचा सकता है तो। भेज दे उसे 7 समुंदर पार मेरा कर्जा उतारने के लिए। उसके भेजने का सारा इंतजाम मैं करूंगा। याद रख, यहां रहेगा तो उसे मौत मिलेगी, सिर्फ मौत। मेरी जिंदगी तो मैं यहाँ रहकर भी बना सकता हूँ बाबूजी, मगर यकीन नहीं आता कि आप मुझे जाने के लिए कह रहे हैं। कुछ ही दिन पहले तो आप मुझे अपनी आंखों से दूर नहीं करना चाहते थे, और आज आप खुद ही मुझे यहां से दूर जाने के लिए कह रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि कर्मे के जाने के बाद आप किसी एक बेटे के बाप बनकर जीना नहीं चाहते? फजूल की बात मत कर। 1.5 लाख का कर्ज तूने खुद अपने हाथ से लिख कर दिया था शेर बहादुर को, और फिर नौकरी मिल भी गई तो क्या कर लेगा? 500-1000 रुपए कमाएगा, उससे तो घर का खर्चा नहीं चलेगा। शेर बहादुर के कर्जे का क्या होगा? एक बात बताइए बाबूजी, आपको किसी ने डराया धमकाया तो नहीं? हाँ, ठाकुर ने बुलाया था आज। पूछ रहे थे कि 1.5 लाख रुपए की रकम कैसे उतारोगे, कितने रुपए की किस्त बांधू, 10,000 की, 20,000 की, 30 की या 40 की? कैसे उतारोगे, कब उतारोगे? 3 महीने में, 6 महीने में या 1 साल में? तू बता, क्या जवाब दूंगा उसको मैं? तुझे नहीं जाना कहीं तो मत जा, ठाकुर का पैसा मैं खुद देख लूंगा। तू कर अपनी मनमानी, लेकिन एक बात याद रखना कि आगे से मैं तुझे कभी कुछ नहीं कहूंगा। बाबूजी, अगर आपकी आज्ञा मानने की बात आई गई है तो फिर कनाडा क्या चीज है? दुनिया छोड़ने के लिए कहिए, मैं वो भी छोड़कर चला जाऊंगा बाबूजी। बाबूजी, Are you Mr. Suraj Prakash? Is this your bag? Yes, sir. The information we have received is such that we have to call you to the security room. Sorry for the inconvenience, but could you please open the bag? सारे माल की गिनती कर ली थी ना गोपी? जी मालिक,
ये भी? हाँ जी। शेर बहादुर, ठाकुर शेर बहादुर। जिस मासूम की चूड़ियां तेरी हवेली में आकर टूटी हैं, आज मैं उसी की चिता जलाकर आया हूं ठाकुर, और कसम खा के आया हूं कि उसकी चिता से आग उधार लेकर मैं तेरी चिता जलाऊंगा हरामजादे। पकड़ो इसे। एकदम इसकी मौत हुई तो मेरे दिल को चैन नहीं मिलेगा। मैं इसे हलाल करूंगा, तड़पा तड़पा कर बकरे की मौत मारूंगा। इसकी चीखों पुकार सुनकर सारा इलाका कांप उठेगा। छोड़ दो इसे। हैरान मत होना, इस वक्त मैं तेरे बारे में नहीं, तेरे बाप की टूटी हुई कमर के बारे में सोच रहा। कान खोलकर सुन ले हरदयाल, आज तेरे इस गंदे खून ने मेरी जान लेने की कोशिश की है। कल मैं भरी पंचायत में तेरी रीढ़ की हड्डी के टुकड़े टुकड़े करूंगा। कल पूरे गांव के सामने या तो तू मेरा 1.5 लाख रुपए का कर्ज वापस करेगा, या फिर अपने कंधों में इतनी ताकत पैदा कर ले कि 40 क्विंटल का बोझ एक साथ उठा सके। मैं तुझे इतना तड़पाऊंगा कि तू अपने बेटे का कत्ल करने पर मजबूर हो जाए। ठाकुर, ठाकुर साहब, कल तेरे बाप को जो सजा मिलने वाली है उसके बारे में आज सारा गांव जानता है। अब तू इन लोगों को सिर्फ इतना बता दे कि इसमें तेरे बाप का कितना कसूर है। कमीने चुप क्यों है? तू मर क्यों नहीं गया? मर क्यों नहीं गया? मैं तुझे जान की माफी मत, क्या हो गया? क्यों नहीं गया? रहमत, मैं आज सारे गांव के सामने ऐलान करता हूँ कि हरदयाल 2 बेटों का नहीं, सिर्फ एक बेटे का बाप है। बाबूजी, बस रहमत चाचा बस। इन्होंने जो कह रहा था कह दिया, और आप तो जानते हैं ये दिन एक ना एक दिन तो आना ही था। आना था, चल दफा हो जाए यहाँ से। बस भी घर में बाबूजी, मैं कर्मे के साथ जा रही हूँ। अब आप मुझसे ये मत पूछना कि मैं उसकी क्या लगती हूँ। चलकर मुझे कनाडा अपने बेटे से टेलीफोन पर बात करनी है। इस तरफ कि मुझे कनाडा फोन करना, अपने बेटे से बात करनी है। नंबर क्या है? वो कनाडा में रहता है। अरे भाई नंबर क्या है? उसका नाम सूरज है, वो मेरा बेटा है। अरे भाई नंबर क्या है? मुझे कनाडा अपने बेटे से बात करनी, बात नहीं करा सकते आप? कनाडा में रहता है, कनाडा में रहता है वो। घर में मेरी एक बात मानेगा? आज जो तू कहेगी
वो मैं करूंगा। बोल मुझे तेरे खातिर क्या करना होगा। कल सुबह सूरज निकलने से पहले तू अपने हाथों से अपने बाबूजी को मार दे। क्या कह रही तू? मैं सच कह रही हूँ घर में। कल जब पंचायत में बाबूजी को ठाकुर का बोझ उठाना पड़ेगा तो वो जिंदगी भर के लिए नकारा हो जाएंगे। तू उन्हें बार बार मार सकता है घर में, तो मेरे कहने पर उन्हें एक बार क्यों नहीं मार देता? बहुत हमदर्दी है ना तुझे उनसे, लेकिन मैं वो दिन नहीं भूल सकता जब बाबूजी ने मुझे मेरी माँ का कातिल कहा था, जब मेरे भाई ने मुझे मार मार कर घर से बाहर कर दिया था। तुम भी ये भूल रहे हो घर में कि तुम्हें मारने वाला तुम्हारा अपना भाई था, तुम्हें बुरा भला बोलने वाला तुम्हारा अपना बाप था। तुम्हारी तरह अगर हर इंसान घर के छोटे मोटे लड़ाई झगड़ों से तंग आकर बागी बनने लगे तो हर माँ बाप का एक ना एक बेटा ठाकुर जरूर बनेगा, घर में जरूर बनेगा। मैंने तो अपने माँ बाप को देखा तक नहीं। मामा ने पाला है मुझे, तुमसे मिली, बाबूजी को देखा, सोचा बाबूजी की बहुत सेवा करूंगी, तुम्हें लोरी गाकर सुनाऊंगी, लेकिन तुमने सब कुछ मिट्टी में मिला दिया करने, सब कुछ मिट्टी में मिला दिया। क्यों भाई हरदयाल, इस सरकारी कागज के मुताबिक तुमने ठाकुर शेर बहादुर सिंह से 1.5 लाख रुपया बतौर कर्ज लिया है। अगर तुम वो वापस दे सकते हो तो ये अंगूठा लगा कागज तुम्हें वापस दे दिया जाएगा, और अगर नहीं दे सकते तो भाई कानूनी तौर पर पंचायत या पुलिस इस मामले में कुछ नहीं कर सकती। तुम वो रकम अभी इसी वक्त वापस कर सकते हो। हरदयाल, तुम्हारी खामोशी को देखते हुए कुछ और पूछने की जरूरत नहीं। लीजिए। ठाकुर साहब, पंचायत की तरफ से आपको इजाजत है, आप अपनी रकम जैसे भी चाहें वसूल कर सकते हैं। गोपी। जी मालिक। बैलों को गाड़ी से अलग करवा दो। जी मालिक। शेरा, शंकर। शंकर, ले जाओ हरदयाल को और 40 क्विंटल से लदी हुई गाड़ी का बोझ इसके कंधों पर डाल दो। नहीं, खुदा के वास्ते जुल्म मत करो। अरे हरदयाल की कमर टूटी हुई है, जो कुछ करवाना चाहते हो मुझसे करवा लो, पर खुदा के वास्ते उसे छोड़ दो। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ। ठाकुर साहब, हमने तो कभी इनसे चारपाई तक नहीं उठवाई। खुदा के लिए ये जुल्म मत कीजिए। बंद करो ये चीखना चिल्लाना। कामा, ले जाओ इसे और जोत दो गाड़ी के साथ। इसकी कमर टूट जाएगी, जिंदगी भर के लिए चारपाई पकड़ लेगा। अरे इन्हें रोको, अरे कुछ तो करो।
बाबूजी, आप नीचे से हट जाइए। क्यों आया तू यहाँ? क्यों उठाया मेरा बोझा? टूट जाने दे मेरी कमर, मर जाने दे मुझे, चले जा यहाँ से, चला जा यहाँ से, चला जा यहाँ, चला जा। बाबूजी, आपका ये बैल बिल्कुल अनपढ़ है। इसे मारने से ये कुछ नहीं समझेगा बाबूजी। मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए कि इसे आपके लिए क्या करना होगा। करना कोई कुछ नहीं कर सकता, कुछ नहीं कर सकता, कुछ नहीं कर सकता। बाबूजी, चुप हो जाइए बाबूजी, सब ठीक हो जाएगा। औरत हमेशा बहादुर आदमी की गुलामी में आजाद रहती है घर में। आज जिस बहादुरी से तुमने बाबूजी का बोझ उठाया है, सच कहती हूँ, आज के बाद घर के सारे दरवाजे खुले रखकर सोया करूंगी। चलिए बाबूजी। कहाँ लेकर जा रही है इसे? अभी तो मेरी रकम का सूद भी वसूल नहीं हुआ। याद है तुझे, एक दिन तूने मुझसे कहा था, जितना मुश्किल है कुएं को हाथ में उठाकर पानी पीना, उतना ही मुश्किल है कर्मे से काम करवाना। आज ये कुआं मेरे हाथ में नजर आ रहा है ना तुझे? ये तेरा बाप तेरी गर्दन पे रखी हुई वो तलवार है जिससे मैं तुझे हलाल करूंगा। ले जाओ इस गाड़ी को चक्कियों के कारखाने में। हट जाओ इस तरफ। कमीज उतारो। मैं कहता हूं कमीज उतारो। पत्थर छोड़ो। ओ जालिमो तुम सब याद रखना, सब देखता है सब याद रखना, रंग लाएगी ये एक दिन तो। हम बेजुबानों की बेजुबानी, ये हम किसानों की है कहानी। देखो बेटा, लगता है तुम्हारे पिताजी की किसी के साथ दुश्मनी है। आज तो मेरी बच्ची बच गई, लेकिन कल अगर उस पर और कोई मुसीबत आ गई तो? मैं तो कहती हूँ कि तुम अपने पिताजी को लेकर कहीं और चले जाओ। मुझे तो उनकी जान को भी खतरा लग रहा है। छोड़ दो मुझे। मैं कहता हूँ क्या कर रहा है सूरज? सूरज, मैं उन कमीनों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। छोड़ दो मुझे। सूरज, मैं ठाकुर का खून पी जाऊंगा। सूरज, छोड़ दे मुझे। मैं कह रहा हूँ छोड़ दे, छोड़ दे सूरज, हट जाओ। क्यों? इस बंदूक पर हक नहीं है मेरा? कर में हक है तेरा, मगर इस वक्त जोश में नहीं होश में काम करना चाहिए। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ इसमें एक भी गोली नहीं है। अब जरा सोच, तेरे जोश में अगर मेरा होश मिल जाए तो हमें किसी जंग में कोई हरा सकता है? नहीं, कोई नहीं हरा सकता हमें। इन दोनों चीजों के साथ साथ एक और चीज की भी जरूरत होती है, बड़ों का आशीर्वाद। कर में सांप हमेशा चूहे के बिल को अपना घर समझ लेता है। समझ में नहीं आता है कि इस
बिल को बंद कर दिया जाए या साहूकारी सांप को खत्म कर दिया जाए। वैसे तो ये काम बाप की लाश को चिता के पास रखकर बेटे करते हैं, लेकिन अगर तुम दोनों साहूकारी सांप को न मार सके और मासूम किसानों के कटे हुए हाथ वापस न ला सके, तो आज से तुम दोनों मेरे लिए मर गए। घबराओ मत ठाकुर, इस बंदूक से तुम्हारी मौत नहीं हो सकती, क्योंकि इसमें गोलियां नकली थी। ठहरो, मेरी कैद से भागकर बाप बेटों ने नौटंकी खोल ली है क्या? साफ साफ कहो, क्या कहने आए हो? हमारी अर्थी के आगे वाली मटकी टूट चुकी है ठाकुर। बाबूजी की इच्छा है कि तुमसे पहले तुम्हारी साहूकारी की मौत हो। उन सब किसानों को आजाद करवाएंगे हम, जिनके हाथ काटकर तुमने अपने पास रखे हुए हैं। इरादा बुरा नहीं है, लेकिन इस काम के लिए तुम्हें बहुत सारे हथियार चाहिए होंगे। सिर्फ इस एक बंदूक से काम नहीं चलेगा। ये एक बंदूक भी हम अपने पास नहीं रखेंगे ठाकुर। हम इसमें असली गोलियां डालकर यह बंदूक हम तुम्हें देकर जाएंगे। ठाकुर, अगर तुम वाकई समझते हो कि हमसे तुम्हारी साहूकारी को खतरा है, तो इस बंदूक से तुम हमें उड़ाकर आज ही इस खतरे से आजाद हो सकते हो। दूसरा मौका तुम्हें दूसरे जन्म में ही मिलेगा। सुना तुमने? ठाकुर शेर बहादुर की साहूकारी को इन दो टट्टुओं से खतरा है। मैं बताऊं तुमसे कितना खतरा है? तुम्हारी बंदूक में सिर्फ 2 गोलियां हैं, लेकिन मेरी पिस्तौल में 6 गोलियां हैं। मेरी साहूकारी को तुम लोगों से बस इतना ही खतरा है। हथियारों से हाथ मिलाने का बहुत बहुत शुक्रिया। इसे ध्यान से देख ठाकुर, इसी कुल्हाड़ी से तू हमारे हाथ काटता है ना? एक दिन इसी कुल्हाड़ी से तेरी मौत होगी। इस साल वर्षा न होने के कारण देश का बहुत सा हिस्सा बुरी तरह से सूखे की लपेट में है। इस तरह का सूखा देश में 40 साल के बाद पड़ा है। इस सूखे से मरने वालों की संख्या अब 80 से बढ़कर 155 हो गई है। इस भयानक काल ने लोगों का जनजीवन बस, अस्त व्यस्त कर दिया। बहुत मजा में हूँ साहब। कई जगह पर तो लोग ऊपर वाले की दया से जिंदगी बहुत दिनों के बाद ऐसा भयंकर सूखा पड़ा है। प्रधानमंत्री ने हाँ, हाँ। प्रभावित इलाकों का हाँ। दौरा किया और अरे, सूखे से पीड़ित लोगों को आश्वासन आपके इलाके का एक ट्रक पहुंच चुका है हुजूर। और ये ट्रक प्रभावित इलाकों ये जल्द से जल्द अपनी सही जगह पर पहुंच जाएगा। जी हाँ। ये अनाज इलाकों के नेताओं द्वारा लोगों तक पहुंचाया जाएगा। नहीं नहीं ठाकुर साहब, अभी इसकी क्या जरूरत थी? नहीं की तो कोई बात ही नहीं है नेताजी। आप सरकारी अनाज लेकर आए हैं, उसकी कीमत तो लेकर ही जाएंगे। ये लीजिए 1 लाख रुपया। अरे ठाकुर साहब, एक बात बतानी तो मैं भूल ही गया। राजस्थान की मंडी में अनाज का भाव तो आसमान छू गया है। अगर आप सरकारी अनाज की तरह अपने गोदाम की बोरियों पर भी सरकारी मोहर लगाकर राजस्थान की मंडी में ले जाएं, तो मैं समझता हूं कि इतने नोट तो जरूर कमा लेंगे कि उन नोटों को वहां से यहां तक लाने के लिए सोने में डालना पड़ेगा। लेकिन हमारे माल के ऊपर सरकारी मोहरें क्यों? कुछ समझा कीजिए ठाकुर साहब, चारों तरफ नाके हैं, हर बॉर्डर पर चेकिंग हो रही है।
सरकारी सहायता की मोहर से आप अपना माल राजस्थान की मंडी में आराम से ले जाएंगे। बंद करो, चलो। गोपी, गोपी, ठाकुर साहब, सारी बोरियां ट्रकों में लदवा दी है? जी हाँ। सभी बोरियों पर सरकारी मोहरें लगवा दी है ना? जी साहब। ये बोरियां यहाँ क्यों पड़ी हैं? हुजूर, अगर ये बोरियां बेच दी तो घर का क्या होगा? बेवकूफ, गधे, निकम्मे। राजस्थान में अनाज का भाव 5 गुना बढ़ गया है और तुझे घर की पड़ी हुई है। रखो ये बोरियां। शेरू, गामा, ये सारा अनाज ट्रकों में भर दो और चलो। एक ट्रक सरकारी अनाज का होगा और 4 ट्रक ठाकुर शेर बहादुर के। और जब ये अनाज सोने में ढल जाएगा तो उस सोने का एक गिलास बनवाऊंगा और उस गिलास में शराब डालकर एक ही घूंट में सारे गांव को पी जाऊंगा। ट्रक गांव की तरफ ले चल, चल। चल। चलो। किसान भाइयों, यह अनाज जो आप लोगों के घर तक पहुंचाया गया है, यह सरकार ने आप लोगों के लिए भेजा है। कौन कहता है कि यह अनाज सरकारी अनाज है? मैं कहता हूं यह सरकारी अनाज है। क्या सबूत है तुम्हारे पास? सबूत है ये सरकारी बोरियां और इन पर लगी हुई सरकारी मोहरें जिन पर हमारे गांव का नाम लिखा हुआ है। मैं उस सबूत की बात नहीं कर रहा हूं जो तुम बनाकर लाए हो। मुझे ठोस सबूत चाहिए। बहुत अच्छे ठाकुर, बहुत अच्छे। हमें पता था कि तुम यही कहोगे, लेकिन घबराओ मत ठाकुर। ठोस सबूत चिल्ला चिल्ला के कहेगा कि सच क्या है, क्योंकि ठोस सबूत को हम सर से पांव तक मिट्टी के तेल में भिगो कर लाए हैं। अगर तेरे मरने से हमारी हार लिखी है तो ये वहम अपने दिल से निकाल दे, क्योंकि अगर तू मर भी गया ना तो भी हम ठाकुर को जीतने नहीं देंगे। तो ज्यादा वफादार बनने की कोशिश मत कर, वरना मैं तुझे जिंदा जला दूंगा, समझा? ये आग मुझसे दूर रखो। वो सरकारी अनाज था, ठाकुर साहब के कहने पर मैं मंडी में ले गया था। नहीं नहीं, मुझे माफ कर दो, मुझे छोड़ दो। अब ये देखना है कि क्या ये वही अनाज है जिसके लिए किसान जिंदगी भर जूझता है। अगर तुम लोगों में जरा भी गैरत है तो अपनी मेहनत से उगाए हुए इस अनाज को किसी को हाथ लगाने नहीं दोगे। खून दो इन्हें गोलियों से। ठाकुर साहब, गोली मत चलाइयो, गोली मत चलाइयो, वरना चूना लग जाएगा तेरे भी और मेरे भी। ठाकुर, तेरे हाथ तो क्या हो, एक हाथ खून तो मैं संभाल लूं। अगर तू इतने सारे मार देगा तो मेरा तो बाप भी ना संभाल पाएगा। और एक केस छपेगा अखबारों में, पढ़ेंगे मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, पूरी पार्लियामेंट में हंगामा हो जाएगा और हम दोनों कानून की चक्की में पिस जाएंगे जैसे अनाज पिसे है। तू मरने की बात मान ले, जाने दे इनको। और अगर ये सब हो गया तो तय को फांसी लगेगी।
मुझको फांसी लगेगी। और तू तो जाने मैं मौत से कितना डरूं। मैं आया था के घर में 5,000 की गड्डी उठा ली थी, लेकिन मौत के चक्कर में नहीं घुसा था। तू बंदे को बचा ले, बंदे को बचा ले। चलो क्या देखे हो, ले लो साली अनाज को, सरकारी अनाज को। इसको ठाकुर साहब तो क्या, मैं भी नहीं थूकूंगा। ले दो ले दो ले दो ले जाओ। ठाकुर साहब तक घोड़े पे बैठ लियो, मैं आ रहा हूँ। ले जाओ। ठाकुर तो आज बहुत पिटता था। मेरा सारा अनाज लूटकर वो कुत्ते के पिल्ले समझते हैं कि वो जीत गए। नहीं, गांव वाले उनकी तरफदारी नहीं करेंगे। गांव वाले मेरे खिलाफ बगावत नहीं करेंगे, क्योंकि उनके कटे हुए हाथ आज भी मेरे पास हैं। वो जोर से बोलेंगे, ठाकुर शेर बहादुर जिंदाबाद, ठाकुर शेर बहादुर जिंदाबाद, ठाकुर शेर बहादुर, 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 ठाकुर, अरे ठाकुर, अरे मर गया, क्या खत्म हो गया ठाकुर। अरे ठाकुर, ताने देखा तेरे गांव में क्या हो रहा है। गांव वालों की ये हिम्मत, चुन चुन कर मारूंगा सालों को। मारना ही चाहिए, लेकिन छी 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 छी, इस इलाके का इतना बड़ा ठाकुर और उसकी कुत्ते की तरह दुर्गत ठाकुर। मन में बोलूं, तय ने तो कोई सीता हरण भी नहीं की, फिर ये लोग तय को रावण की तरह क्यों जला रहे चूना लगा के। मुझे नहीं, खुद को जला रहे हैं। इस साल दिवाली के दिए तेल से नहीं, इनके खून से जलेंगे। अरे खून से जले या तेल से, मन्ने तय के साथ चूना लगा के। लेकिन मन्ने बोलूं, तय तो खा खा के सांड की तरह तगड़ा हो रहा है, लेकिन तय का पुतला बहुत कमजोर बनाया है। अगर तय बोले मन्ने उस पुतला में भूसा भर दूं चूना लगा के। बकवास बंद कर। सरकारी अनाज के साथ साथ मेरे गोदाम भी खाली हो गए और तुझे मजाक सूझ रहा है। दफा हो जा यहां से। जा रहे हूं, आइए जा रहे हूं। पिंजरे के पंछी को अगर सपना आ जाए कि वो आसमान में उड़ रहा है, तो पिंजरा उसके साथ नहीं उड़ जाता। मैं नमक हरामों की खुशियों में आग लगा दूंगा, आग लगा दूंगा। शहर शहर डगर डगर गली गली में चोरों लुटेरों का राज। ओ शहर शहर डगर डगर गली गली में चोरों लुटेरों का राज। ओ लूट लिया हमने लुटेरों को आज, मजा आ गया, ओ नशा छा गया, बस मजा आ गया, ओ नशा छा गया। शहर शहर डगर डगर गली गली में चोरों लुटेरों का राज। ओ लूट लिया हमने लुटेरों को आज, मजा आ गया, ओ नशा छा गया, बस मजा आ गया, ओ नशा छा गया। हम पे सितम होते रहे और हम रोते रहे, ओ आज
हो सोते रहे, हम पे सितम होते रहे और हम रोते रहे, आज हम जाग उठे आज तलक सोते रहे, बदल दिए हमने पुराने रिवाज, और लूट लिया हमने लुटेरों को आज, मजा आ गया ओ नशा छा गया, बस मजा आ गया ओ नशा छा गया। फैसला ये आज हुआ, जनता का राज हुआ, हम में से हर कोई आज महाराज हुआ। फैसला ये आज हुआ, जनता का राज हुआ, हम में से हर कोई आज महाराज हुआ। पहन लिए हमने अपने सरों पे ताज, लूट लिया हमने लुटेरों को आज, मजा आ गया हो नशा छा गया, बस मजा आ गया हो नशा छा गया। शहर शहर चोरों लुटेरों का राज, लूट लिया हमने लुटेरों को आज, मजा आ गया हो नशा छा गया, बस मजा आ गया हो नशा छा गया, मजा आ गया हो नशा छा गया, बस मजा आ गया हो नशा छा गया। हम कोई बहाना नहीं सुनना चाहते। ठाकुर साहब ने गांव में आग लगाया है, तुम्हें उनके खिलाफ रिपोर्ट लिखनी पड़ेगी। अरे तय लोग उस शरीफ आदमी के पीछे ऐसे पड़ गए हैं जैसे किसी बिल्ली के पीछे पागल कुत्ते पड़ गए हो। अरे तय लोग समझने की कोशिश करो। अरे मन्ने मजबूर मन्ने रिपोर्ट नहीं लिख सकता चूना लगा के। हिम्मत सिंह जी, ये इस इलाके में एयरफोर्स का नया प्लान है, आप इसे ध्यान से पढ़ लीजिए। चूना लगा के मर गए ठाकुर। शर्मा, हमारी इस पुरखों की हवेली को नई दुल्हन की तरह सजा दो। दीवारों का नया रंग रूप, नए सोफे, नए पर्दे, और इस पुराने कालीन को निकाल के यहाँ खूबसूरत नया कालीन बिछा दो। नहीं ठाकुर, पराई हवेली पे इतना खर्चा करना अक्लमंदी नहीं है, बेवकूफी है, गधापंती है चूना लगा के। पराई हवेली? क्या बक रहे हो तुम? शर्मा, बाहर जाओ। क्या है? मैं बक नहीं रहा हूँ। जब ढूंको आ जाओ, ढूंको आओ 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 ना, आजा आजा, निकल निकल निकल। अंदर की बात है ना, इसलिए छुपा के लाना पड़ता है। ये जरा नक्शा देख ले। अब जरा अपने इलाके पे नजर मार चूना लगा के। क्या है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये इलाका एयरफोर्स के हवाले कर दिया है, और अब एयरफोर्स वाले इस इलाके के अंदर हवाई अड्डा बनाने वाले हैं। सुबह शाम इस इलाके के अंदर बम फूटने की प्रैक्टिस करेंगे। अंदर की खबर है। और मुआवजे के तौर पे क्या देंगे मालूम है? आज से 20 साल पुराना भाव। कितना हुआ है? 2 4 5 रुपए 27 पैसे। हाँ, और हो ही नहीं सकता कि तय को ये इलाका खाली ना करना पड़े। भाई गवर्नमेंट का मामला है ना। मतलब ये कि पुराने भाव में मुझे ये हवेली खाली करनी पड़ेगी? अरे पुरखों की जायदाद कौड़ियों के भाव बिकेगी क्या? और अंदर की खबर लाया हूँ कि इस हवेली के अंदर वो लोग अपना हेड ऑफिस बनाने वाले हैं। नहीं, ये कभी नहीं हो सकता। मैं असहार किस लिए होने दूंगा?
हिम्मत सिंह, इस मामले को किसी तरह यही दबा दो। हाँ दबा तो दूं, लेकिन क्या है कि वो थोड़ा चूना मिल जाता तो चूना दे दे थोड़ा पैसा। ये ले। ठाकुर साहब, आप पैसों से किसान खरीद सकते हो, मकान खरीद सकते हो, पुलिस खरीद सकते हो, लेकिन हिंदुस्तान की एयरफोर्स वो नहीं खरीद सकते। और कुछ ही दिनों के अंदर ये स्कीम अखबारों में भी छपने वाली है। 20 साल पुराने वाले भाव से तो अच्छा है कि आज के भाव में हवेली नीलाम कर दो। मरेगा वो जो खरीदेगा, हम तो बच जाएंगे चूना लगा के। सोच लियो, सोच लियो। 8 लाख, 8.5 लाख, 9 लाख, 10 लाख। बढ़िए बढ़िए, आगे बढ़िए, बोलिए। इतनी बड़ी हवेली 15 लाख में भी नहीं मिलती है। बढ़िए। 11 लाख, 12 लाख, 15 लाख, 16 लाख, 25 लाख। 25 लाख। 25 लाख, 25 लाख 1, 25 लाख 2, 25 लाख 3। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। अब तो अक्सर मुलाकात होती रहेगी। हमें तो लगता है ठाकुर साहब, कहीं हमारी पहली मुलाकात आखिरी मुलाकात ना हो जाए। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। आप लोगों को फुर्सत नहीं होगी तो मैं खुद आपसे मिलने चला आऊंगा। अच्छा अच्छा। गिन लीजिए, पूरे 25 लाख है। हाँ मुबारक मुबारक। अच्छा जी। खुदा। चलो। ठहरिए ठाकुर साहब, अपनी हवेली की असली कीमत तो लेते जाइए। क्या मतलब? ठाकुर, आज इस कोरे कागज पर तूने अपना सब कुछ हमारे नाम कर दिया है। तेरी ये हवेली चवन्नी बनकर मेरे इस जूते में पड़ी ठाकुर। यहां से शहर का किराया है 1.25 रुपया, और ये 1 रुपया मैं तुझे भीख में देता हूं। ये ले। और जरा संभल के, वो नकली नोट के बैग ना गिर जाएं। तुम दोनों की ये मजाक। हिम्मत सिंह, पकड़ो इन दोनों को। इन्होंने मेरे साथ हरामजादी की है। छीन लो वो स्टैम्प पेपर, मैं उसे आग लगा देना चाहता हूं। Shut up, you bloody fool, and get out from here. You'll be shocked to know that I'm a CBI officer. तुम क्या समझते हो कि मैं तुम्हारी हवेली का कुत्ता हूं? मैं भी एक किसान का बेटा उठाकर आज तक तेरी फेंकी हुई हड्डियां इसलिए चबाता रहा ताकि एक दिन तेरी साहूकारी की मौत का तमाशा मैं खुद अपनी आंखों से देख सकूं। मैं तो तेरी गर्दन तक पहुंच ही गया था ठाकुर, लेकिन उससे पहले सूरज मुझ तक पहुंच गया। तेरी हवेली की नीलामी का आइडिया सूरज के दिमाग की इजाद थी। और ठाकुर, इधर कोई एयरफोर्स का अड्डा वड्डा बनने वाला नहीं है। वो तो तुझको समझ गया ना? समझता तो है। गांव वालों, तुम स्टैम्प पेपर के मुताबिक इस हवेली में घुसकर उन सारे स्टैम्प पेपर को आग लगा सकते हो जिन पर तुम्हारी उंगलियों के निशान है।
हाँ तो ठाकुर साहब, इस हिम्मत सिंह को इजाजत दीजिए। वैसे मैं चाहूं तो आपको करप्शन केस में गिरफ्तार कर सकता हूं, लेकिन मेरे ख्याल से किसान भाई चाहते हैं कि आप अपनी साहूकारी की मौत खुद अपनी आंखों से देखें। देखें ना ठाकुर साहब, आज आपकी आंखों में आंसू नहीं है और मेरे पास पहुंचने के लिए रुमाल भी नहीं। हम दोनों आज भी एक दूसरे के प्रति कितने वफादार हैं, चूना लगा के। ऑल द बेस्ट। आग बनकर तुम्हारी तकदीर के पन्नों को न जला दूं तो मेरा नाम भी ठाकुर शेर बहादुर नहीं। जिस इलाके में मेरी सारी जायदाद चवन्नी के भाव नीलाम हो गई, उस इलाके की जमीन का खून कर दूंगा मैं। इस जमीन में नमक डालकर इसे बंजर बना दूंगा। यहां फसल तो क्या, घास का एक तिनका तक नहीं उगेगा। अपने नमक वाले ट्रैक्टर वापस ले जाओ ठाकुर, हम तुम्हें जीने का आखिरी मौका देते हैं। बच्चों के जीते जी तुम उनकी मां का खून नहीं कर सकते। पैदा करने वाली मां को तो नहीं देखा, लेकिन जिसने हमें पाल पोस कर बड़ा किया है उसकी कसम ठाकुर, अगर तूने मिट्टी में नमक मिलाकर इस जमीन को बंजर बनाया तो अनाज की तरह तेरी हड्डियों का आटा बनाकर रख दूंगा कुत्ते। मैं अपनी साहूकारी को इतनी आसानी से मरने नहीं दूंगा। क्या देख रहे हो? नमक डालना शुरू करो। आज तू मेरी तरह कोलू का बैल बनेगा ठाकुर। उठाकर इसे चला, नहीं तो उल्टी कमीज की तरह तेरी खाल भी उल्टी कर दूंगा। आज तक जो काम तू हम लोगों से करवाता था, आज वही गुलामी तुझे करनी होगी ठाकुर। उठा मिर्ची और पीस।
ये वही तराजू है ठाकुर, जिससे तू गरीब किसानों का अनाज लूटा करता था। चल उठा इसे। मारिए इसे बाबूजी, जिसने किसानों का खून पिया, आपको मौत से भी बदतर जिंदगी दी, आप उसी को छोड़ देंगे बाबूजी? मारिए इसे। जो कमीना इंसान इस जमीन में नमक मिलाकर उसे बंजर बनाने की कोशिश कर रहा है, क्या आप उसे माफ कर देंगे बाबूजी? मैं कहता हूं मारिए इसे, मारिए इसे बाबूजी, मारिए। बाबूजी मारिए इसे, मारिए बाबूजी, मारिए इसे बाबूजी, मारिए इसे बाबूजी, मारिए बाबूजी, मारिए। देख ठाकुर, मेरे हाथ की तरफ अच्छी तरह से देख। इस मुल्क में हम किसान इन उंगलियों की तरह बटे हुए हैं, लेकिन जिस दिन एक हो गए उस दिन तेरे जैसों की तो जो कैद मौत से भी बदतर हो, उसके हर कैदी को रिहा होना होगा। उसे भी जीने का हक है, उसे भी जीने दो। फैसला ये आज हुआ, जनता का राज हुआ, हम में से हर कोई आज महाराज हुआ। फैसला ये आज हुआ, जनता का राज हुआ, हम में से हर कोई आज महाराज हुआ। पहन लिए हमने अपने सरों पे ताज, लूट लिया हमने लुटेरों को आज। मजा आ गया, ओ नशा छा गया, बस मजा आ गया, ओ नशा छा गया। शहर शहर नगर नगर गली गली में चोरों लुटेरों का राज, ओ लूट लिया हमने लुटेरों को आज। मजा आ गया, ओ